बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं कक्षा 6 की जो आपका तंतु से वस्त्र तक इकाई 5 जो चल रही थी उसी में ही ये नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो है उसका। इससे पहले बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस प्रकार से पादप रेशे कपास और जूट के बारे में, कपास और जूट की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, कपास को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जूट को किससे प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से आज हम जानेंगे सूती धागे की कताई, यानी कि सूती धागे की कताई किस प्रकार से की जाती है। देखिए कताई का मतलब क्या होता है, इसको समझना है हमको। यानी कि वस्त्र बनाने से पहले कपास और जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित, मतलब जो रेशे होते हैं उन रेशों को सबसे पहले हम किस में परिवर्तित करेंगे, उन धागों में बदलेंगे, यानी कि तंतुओं को। यानी कि जो रेशे होते हैं बच्चों, चाहे वो कपास के रेशे हों चाहे जूट के रेशे हों, उन रेशों को हमने धागों में बदलना होगा। और धागों में बदलने के बाद हमें क्या करना होगा, धागों में बदलने के बाद ही हम सूती वस्त्र बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे? सूती वस्त्र, मशीनों के द्वारा या हाथों के द्वारा। तो कहने का मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है, जब हम सूती धागे बनाते हैं, ठीक है, धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। यानी कि रेशे जब पास पास में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं और तो धागा बन जाता है। और जब धागा बनता है और इसी को बोलते हैं, यानी रेशे से या तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया हमारी कताई कहलाती है। क्या कहलाती है? कताई। इसको कटाई मत समझ लेना आप, ये है कताई। ठीक, थोड़ा पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये तो भाई सीधी बात है, धागे बनाने पड़ेंगे तभी जो है वस्त्र बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। इस प्रक्रिया को समझने के लिए स्वयं धागा बनाने का प्रयास करें। देखिए घर में हम धागा बनाते भी हैं, रुई का इस्तेमाल करते हैं। रुई क्या है? ये बहुत ही बारीक बारीक रेशे इसके अंदर होते हैं रुई के अंदर। और उसी रुई को हम लोग क्या करते हैं, उस रुई की जब बाती बनाई जाती है, उस बाती को बनाने के लिए जब हम उससे ज्योति जलाते हैं मंदिर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस रुई को बहुत देर तक क्या करते हैं, मसलते हैं। मसलने से हम एक धागे की संरचना उसको दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से लिखा है, उसको समझने की ज़रूरत है। कुछ भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, समझिए आप लोग। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी से पकड़िए और धीरे धीरे रुई से बाहर खींचिए। कह रहा है कि रुई में से हमने कोई रुई ली, हमने उसको पकड़ा और हमने चुटकी से थोड़े से उसमें से रेशे निकाल लेने हैं। क्या निकालने हैं? रुई से बाहर निकालने हैं। क्या? धीरे धीरे से चुटकी से पकड़िए और धीरे धीरे रुई से बाहर खींचिए। क्या? रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। उनको रेशों को निकालना है, फिर उनको ऐंठ देना है। और इसे 2 भागों में बांटिए। पहले भाग को ऐसे ही रहने दीजिए और दूसरे भाग को ऐंठते हुए धागे के रूप में बदल दीजिए। तो देखिए क्या होगा, दोनों भागों को बारी बारी से खींचकर तोड़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि रेशे के अधिक ऐंठे हुए भाग को तोड़ने में दूसरे की अपेक्षा अधिक बल लगना या लगाना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि ऐंठने से रेशे या तंतु की मजबूती बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझिए बच्चों। आपने रुई ली घर में और रुई में से आपने खींच के रेशे निकाले और उन रेशों को आपने क्या किया, खूब ऐंठ दिया। तो ऐंठने से क्या होगा, वो मजबूत तो हो ही जाएंगे। जब उनको खींचोगे तो टूटेंगे नहीं। और एक आपने ऐसे ही खींच के बस उसमें से रेशे निकाले और ऐसे ही 1-2 रेशे निकाले और उनको खींचा, तो भाई 1-2 रेशे होंगे, उनको आप ऐंठेंगे नहीं आपस में, तो वो टूट जाएंगे आसानी से। इसीलिए हम कहते हैं ये रेशों को जब ऐंठते हैं तो ऐंठने से वो धागे का रूप ले लेते हैं। ये इसीलिए रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे आपस में जुड़ जाते हैं और आसपास आ जाते हैं और इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। सिंपल सी बात, यानी कि रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया, यानी तंतुओं से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए।
कताई के लिए एक सरल युक्ति यानी हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ये तकली आपने देखा होगा, महात्मा गांधी जी चरखे का इस्तेमाल करते थे कताई के लिए। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है, चरखे का इस्तेमाल करते थे और इसको तकली बोलते हैं। चरखे का इस्तेमाल हमारे महात्मा गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो करते थे। बृहद पैमाने पर धागे की कताई मशीनों की सहायता से की जाती है। कताई के पश्चात धागों की रील पर लपेटा जाता है। देखिए, जब धागे बन जाएंगे बच्चों, धागे बनने के बाद क्या होगा, जब धागे बनेंगे तो उनको रील बनाया जाएगा, रील में, और इसीलिए मार्केट में हमें रील मिलती है। इसी को बोला जाता है रीलिंग। क्या बोला जाता है? जब हम इसको रील में लपेट देंगे और इसी से फिर हम क्या करेंगे, रीलों को, बहुत सारी रीलें जब तैयार हो जाती हैं हमारे पास, इन्हीं के ऊपर धागा लपेट लपेट के बहुत सारी रील जब हमारे पास तैयार हो जाएंगी तो इन्हीं से हम कपड़ों का निर्माण करते हैं। बृहद पैमाने पर धागों की कताई मशीनों की सहायता से की जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया और चरखे द्वारा हाथ से कते धागों से बने वस्त्रों का उपयोग करके इसे लोकप्रियता प्रदान की थी या प्रदान किया था। इस प्रकार चरखे से बने वस्त्रों को खादी का नाम दिया गया। देखिए, खादी ग्राम उद्योग आज भी हमारे देश में चलता है, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की देन है वो, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है चरखे का इस्तेमाल किया था और लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया और लोगों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई कि नहीं, अपने हाथ से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, यानी कि खुद अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, ना कि ब्रिटेन की बनी हुई, क्योंकि हमारा देश गुलाम था। तो महात्मा गांधी जी ने इसका इस्तेमाल लोगों किया और लोगों को उसके लिए प्रेरित किया। ठीक है, आगे देखिए आप बच्चों, धागे से वस्त्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखेंगे। धागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती हैं, उनमें से प्रमुख है बुनाई और बंधाई। देखिए, धागे की बुनाई की जाएगी या बंधाई की जाएगी, जिससे कि हम वस्त्र बनाएंगे। क्रियाकलाप एक करते हैं जिसमें बुनाई के बारे में दिया गया है। मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट या जूट का बोरा, चटाई को ध्यान से देखिए, क्या आपको कोई समानता दिखाई देती है? सूती कपड़ा लीजिए, दरी लीजिए, जूट लीजिए, बोरा लीजिए या चटाई लीजिए, इनमें कोई समानता दिखाई देती है? हैंड लेंस की सहायता से यदि आप देखेंगे तो इनमें बुने आड़े और खड़े, यानी आड़े और खड़े, इस प्रकार के आड़े और खड़े हमको क्या नज़र आएंगे, इसमें बहुत सारे धागे नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर ये व्यक्ति हैं, चित्र देखिए, ये बुनाई कर रहे हैं और ये बुनाई करके एक कपड़े का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। आगे देखो, ध्यान दीजिए। क्रियाकलाप एक में आपने क्या देखा, पुराने कपड़ों से पतली पतली कई पट्टियां लंबाई में काट लीजिए और कुछ पट्टियों को समांतर ढंग से सजाकर रख लीजिए। दूसरी पट्टी को समांतर पट्टियों में से एक पट्टी के ऊपर तथा उसके बगल वाली पट्टी के नीचे से गुजरते हुए पिरोते जाइए। इसी प्रकार क्रम से कई पट्टियों से यही प्रक्रिया दोहराते जाइए। आपकी एक छोटी सी चटाई तैयार हो जाएगी और इस प्रकार आप रंगीन कागज़ की पट्टियाँ काटकर रंग बिरंगी चटाई भी बना सकते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। यानी कि धागों के दो सेट हैं, उनको आपस में व्यवस्थित रूप से क्या करना है, आपस में व्यवस्थित करना है उनको, और इसी व्यवस्थित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। तो ठीक है, धागों से बुनाई होगी और उसी से वस्त्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और उन्हीं वस्त्रों से हम लोग कपड़े सिलवा लेते हैं दर्जी जी के पास जाके। तो ये हाथों से हो रहा है, लेकिन आजकल मशीनों से होता है। ठीक है, यही ध्यान देना है। तो इसी बुनाई को कहने का मतलब क्या है, इतना समझना है आपको कि धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पुराने कपड़ों से पतली पतली कई पट्टियाँ लंबाई में काट लीजिए। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पुराने कपड़ों से काट लेनी है। कुछ पट्टियों को समांतर ढंग से सजाकर रख दीजिए। कुछ को सजाकर रख देंगे, कुछ पट्टियों को समांतर ढंग से, मतलब समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर।
और दूसरी पट्टी को समांतर पट्टियों में से एक पट्टी के ऊपर तथा उसके बगल वाली पट्टी के नीचे से गुजरते हुए पिरोते जाइए। मतलब पट्टियाँ रख ली हमने एक के ऊपर एक, और फिर हमने पिरोना है एक ऊपर नीचे। तो इस प्रकार क्या होगा, क्रम से कई पट्टियों से यही क्रिया जब दोहराएंगे तो आपकी एक छोटी चटाई तैयार हो जाएगी, है ना। ऐसे ही हम लोग करते हैं, चटाई रखते हैं और उनमें पिरोते रहते हैं। जैसे कि आपने घर में जो है जैसे चारपाई, हम लोग क्या करते हैं, चारपाई बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो है चाहे वो आपकी धागे की नहीं, चाहे रस्सी की बनाई जाए, चाहे वो आपकी जिसको क्या बोलते हैं वो इससे बनाई जाती है, प्लास्टिक की जो आती हैं उसकी भी बनाई जाती है, कुर्सियाँ भी बनी जाती हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एक के ऊपर नीचे करके इस प्रकार से बुनाई की जाती है, ठीक है। तो इसे बुनाई कहते हैं। देखिए, गाँव में सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा यानी हैंडलूम की सहायता से की जाती है, जबकि औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई विद्युत प्रचलित यानी कि पावर हैंडलूम द्वारा की जाती है। तो जैसे ज़्यादातर गांव में जो है हथकरघा उद्योग हैं, हाथों से बुनाई की जाती है, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है पावर मशीन्स लगी हुई हैं, उनके द्वारा की जाती है। देखिए आगे, अब बंधाई क्या होती है। आपने घरों में अपनी माँ को ऊन के स्वेटर बुनते अवश्य देखा होगा। बुनाई करते समय 2 सलाइयों की सहायता से धागे को बुना जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, 2 सलाइयाँ देख रहे हैं आप, और इसकी सहायता से बंधाई की जाती है धागे की। क्या आपने कभी फटे हुए मोजे या बनियान के किसी धागे को खींचकर देखा है। एक धागा खींचने पर पूरा का पूरा जो वस्त्र होता है वो क्या उधड़ जाता है। इस प्रकार एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। कहने का मतलब यहाँ जो एक ही प्रकार का धागा है, एक ही होता है, और इसी से क्या होते हैं, 2 हमारी सलाइयाँ होती हैं, उन्हीं 2 सलाइयों से हम पूरा का पूरा ये वस्त्र बिन देते हैं। लेकिन यदि इसमें से मान लीजिए कहीं से टूट गया और वो निकल गया तो पूरा का पूरा ये उधड़ने लगता है, क्योंकि एकल धागे से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे कितने धागे हैं, यहाँ पे बुनाई जो हो रही है कम से कम 2 सेटों से हो रही है, 2 धागों से, और यहाँ पे सिर्फ एक ही धागा होता है, ठीक है। इस प्रकार एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहती है, और बंधाई हाथों के अलावा मशीनों से भी की जाती है। तो बंधाई जो है सिर्फ एकल धागे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बुनाई में आपने देखा 2 धागों का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे। देखिए, वस्त्र सामग्री के इतिहास का एक परिचय मैं आपको दे दूं। यहाँ पर क्या है, आपने वस्त्रों की आवश्यकता के बारे में जाना। वस्त्रों की आवश्यकता क्यों है हमें, भाई सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बारिश से, और इसके अलावा जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इसके सुंदर दिखने के लिए, ये सब वस्त्रों की आवश्यकता है हमारे लिए। आपने कभी सोचा कि प्राचीन काल में लोग क्या पहनते थे, और लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया करते थे। प्रारंभिक मानव गुफाओं में और उष्ण क्षेत्रों में रहते थे। वहाँ का मौसम गर्म था, अतः उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं हुई। उस समय गुफाओं में रहते थे। विकास के क्रम में आग की खोज के बाद मानव ने विभिन्न स्थानों जैसे ध्रुवीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय या ठंडे क्षेत्रों में बसना प्रारंभ कर दिया। जैसे जब आग की खोज हो गई तो लोगों ने अलग अलग स्थानों पर रहना शुरू कर दिया, और वह पेड़ों की पत्तियों, छाल और जंतुओं की खाल का प्रयोग करके शरीर को गर्म रखने लगे। यानी जब ठंड होती थी तो क्या करते थे, पत्तियां लपेट लेते थे, जंतुओं की छाल लपेट लेते थे, ठीक है, और या उनकी जो खाल होती है, जो पेड़ों की छाल होती है और जंतुओं की खाल होती है, उनको लपेट के अपने शरीर को गर्म रखते थे। ये हमारे देश का इतिहास, देश का क्या पूरी दुनिया में इसी प्रकार से लोगों ने, पहले जो आदि मानव हुआ करते थे वो इसी प्रकार से जो है कपड़े पहनते थे, यानी पत्तियों के कपड़े बना लिया करते थे। कालांतर में मानव ने कृषि कार्य करना सीख लिया। देखिए, पहले वो क्या करता, शिकार करता था, मानव शिकारी था। फिर जब शिकारी था यानी आखेटक बोलते थे, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था मानव। फिर धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू कर दिया, जब आग की खोज हो गई, कच्चा मांस खाता था वो। जब आग की खोज हो गई तो मांस को पका के खाने लगा। जब मांस को पका के खाने लगा तो जो धीरे धीरे वो एक जगह बसने लगा, नदियों के किनारे जब बसने लगा तो खेती करने लगा। तो भाई क्या हुआ, उसने पशु पालने शुरू कर दिए। तो ये सब चीज़ें चलती चली। कालांतर में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। तब उसने घासों और पतली पतली टहनियों को बुनकर चटाइयाँ और डलियाँ बनाना सीखा, और उनके अंदर सामान को रखना, फिर सामान रखा उसने। पेड़ों की लताओं और जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में
ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। आज भी हम लोग देखते हैं गाँव में क्या करते हैं, लंबी लंबी पेड़ों की लताएँ ले लेते हैं, या फिर हम जो है कुछ और पत्तियाँ या कुछ और जो है पेड़ों की छाल या कुछ तमाम चीज़ें लेकर हम बड़े बड़े लंबे लंबे क्या करते हैं, उनकी लंबी लंबी लड़ियाँ बना लेते हैं और उससे हम बांधने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आद्य भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। ठीक है, कपास के, यानी कि हमारे देश में हड़प्पा संस्कृति के अंदर सबसे पहले कपास की खेती की गई। ठीक है, और इसीलिए बोला जाता है आद्य भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे और जो कि गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। अफ्रीका के नील नदी के किनारे फ्लैक्स की खेती होने के कारण वहाँ रहने वाले लोग वस्त्रों को बनाने के लिए इसी प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते थे। देखिए, वस्त्रों को बनाने के लिए इसी प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते थे। कटाई सिलाई का ज्ञान ना होने के कारण मानव अपने शरीर को वस्त्रों से विभिन्न ढंग से ढक लेता था। तो कहने का मतलब इतिहास बहुत पुराना है, हमारे वस्त्रों का इतिहास बहुत पुराना है। मानव पहले पत्तियों से शुरू हुआ, छाल पहनता था, जंतुओं की खाल पहनता था, फिर धीरे धीरे वो उसने क्या करना शुरू कर दिया, पेड़ों की लताओं, ऊन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने जानवरों के बालों को ऐंठ करके जो है लंबी लंबी लड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने फिर कपास की खेती शुरू कर दी और उससे उन्होंने सूती वस्त्र बनाना शुरू कर दिया। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ मानव ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। इस प्रकार सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। देखिए, जब सुई का आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ, सुई के आविष्कार से बहुत तरह की सिलाई होने लगी और सिलाई से विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी बनने लगे। क्या आपने ध्यान दिया कि भारत में अब भी कुछ ऐसे परिधान हैं जिनका उपयोग बिना सिलाई के किया जाता है, जैसे साड़ी है, धोती है, लुंगी है, पगड़ी है, ये सब क्या हैं, इनको आज भी पहना जाता है बिना सिल के। ऐसे के ऐसे पहनते हैं। परिधान के प्रकार पहनने के ढंग से विभिन्न संस्कृतियों की पहचान होती है। देखिए, हमारी जो संस्कृतियां हैं, अलग अलग संस्कृतियों की पहचान जो होती है कहीं ना कहीं वस्त्रों से भी होती है। आप देखते हैं तो आज आप चाहे अलग अलग राज्यों के अंदर लोग अलग अलग तरह के वस्त्रों को पहनते हैं। यदि आप चले जाएंगे केरल की तरफ तो अलग तरीके से लोग वस्त्र पहनते हैं। यदि आप इधर असम की तरफ चले जाएंगे तो कुछ और तरह के लोग वस्त्र पहनते हैं। यदि आप इधर गुजरात की तरफ चले जाएंगे, राजस्थान की तरफ, तो कुछ और तरह के वस्त्र पहनते हैं। और यदि आप चले जाएंगे कश्मीर की तरफ तो कुछ और तरह के लोग वस्त्र पहनते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें पुरानी संस्कृतियों के बारे में भी पता लगता है। आधुनिक वैश्वीकरण के दौर में वस्त्रों के संदर्भ में सभी संस्कृतियों का आपस में मिलन होने लगा। यानी आजकल क्या हो रहा है, वैश्वीकरण का युग चल रहा है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का युग चल रहा है। और आज आप देख रहे हैं सारी की सारी संस्कृतियां कहीं ना कहीं आपस में मिक्स हो रही हैं। आज हमारे देश में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे देश में भी आता जा रहा है। लोग के परिधान चेंज होते जा रहे हैं, लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते जा रहे हैं। तो ये था आपका, मैंने आपको पूरा इसमें क्या सीखा आपने इस चैप्टर के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। वस्त्र धागे से बनते हैं जिन्हें तंतुओं या रेशों से बनाया जाता है। ठीक है, तंतु और रेशे एक ही बात है बच्चों, और इसी से धागे बनते हैं। कपास पौधों के बीज तथा, देखिए कपास किससे मिलता है, पौधे के बीज से मिलता है। और कपास के पौधे जिस बीज से मिलता है उस बीज का नाम क्या है बताइए, बिनौला। क्या है, बिनौला, बिनौले से मिलता है। ठीक है, कपास के 3 यानी जो फल होता है, फल के अंदर कपास के 3 से 4 बीज होते हैं, यानी कि बिनौले स्थित होते हैं। और उन्हीं बिनौलों से हम लोग रुई को प्राप्त करते हैं। ठीक है, पटसन के तने से क्रमशः रुई तथा जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, जो पटसन के तने होते हैं उससे हम जूट के रेशे प्राप्त करते हैं, इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। कपास को, पटसन को। रेशे तंतुओं की कताई के पश्चात धागा बनता है, यानी कि रेशों के या तंतुओं की कताई की जाती है। कताई करने के बाद हाथ से की जाती है, चरखे से की जाती है। ठीक है, चरखे की मदद से करते हैं और हम धागे का निर्माण कर लेते हैं। कई रेशे और तंतुओं को ऐंठने पर वो मजबूत धागा बनने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। कि मतलब जब कई रेशों को या तंतुओं को आपस में ऐंठते हैं तो एक धागे का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया
क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। यानी कताई का मतलब रेशों को धागों में बदल देना। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बन जाते हैं। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि धागों के 2 सेटों को, और जब धागे का एक सेट होगा यानी एकल धागा होगा तो उसको कहेंगे बंधाई। जो कि हमारे घर में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो कि क्या करती हैं, ऊन से जो है और उससे क्या बनाती हैं, उससे स्वेटर बनाती हैं, हमारे लिए जर्सी बनाती हैं। तो उसमें एकल ही यानी एक प्रकार की ऊन का इस्तेमाल करके वो बनाती हैं। कपास गोलकों के रेशों, जो कपास होता है गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करके की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। देखिए कपास ओटना क्या होता है इसको समझ लीजिए। कपास गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीजों को पृथक करने की प्रक्रिया, यानी कपास के जो गोलक होते हैं, ठीक है, कपास गोलकों से यानी कपास के गोलक हैं, गोल मतलब गोल होते हैं क्योंकि जब वो निकलते हैं अंदर से फूट के, ठीक है, कपास के जो कपास की झाड़ी से जो फूल जो फल होता है कपास का, फल के अंदर कपास के 3 से 4 बीज होते हैं जिनको हम बिनौला कहते हैं, और प्रत्येक बिनौले की सतह से अनेक सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं। ठीक है, ये बिनौले की सतह पे होते हैं सफ़ेद रंग के रेशे, और ये फल होता है, उस फल के अंदर बीज हैं और बीज के ऊपर रेशे हैं। ठीक है, और ये रेशे जो होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं। और जब फल पूरा पक जाता है और जब वो फट जाता है बच्चों, फटने के बाद क्या होता है, उसमें से ये रेशे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक जो कपास तंतु होते हैं से ढके बिनौले दिखाई देने लगते हैं। इन्हें कपास गोलक कहते हैं। मतलब जब ये कपास नज़र आने लगता है, जब ये फूट जाता है पूरा का पूरा फल, तो ये हमें नज़र आने लगते हैं, उन्हीं को गोलक बोलते हैं, कपास गोलक, और इन्हीं से ही हमें कपास की प्राप्ति होती है। अब करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, कपास गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करना। अब देखिए बीज है, देखिए थोड़ा समझ लेना है यहाँ पे, कपास ओटना क्या है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा गोलक कपास का, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे हरी पत्तियाँ होती हैं। 1 मिनट थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको ये जो इस प्रकार से आपकी हरी पत्तियाँ होती हैं इस प्रकार से, और ये पूरा पौधा है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये हमारा सफ़ेद रंग का होता है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सफ़ेद रंग आपको नज़र नहीं आएगा। ये इस प्रकार से पूरे क्या होते हैं, ये होता है आपका पूरा का पूरा गोलक कपास का, सफ़ेद रंग का होता है ये, ठीक है, और इसमें 3 से 4 बीजों के ऊपर होता है ये। अब मुझे इस पूरे के पूरे गोलक को क्या करना होगा, इससे कपास निकालना है, तो मुझे इस कपास को इसके बीजों से पृथक करना होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, जगह जगह यहाँ पर बीज होते हैं, जैसे 3-4 बीज हैं, एक बीज यहाँ है, एक बीज यहाँ है, तो कम से कम इसके अंदर होते हैं, फल के अंदर कितने बीज होते हैं, इसके अंदर 3 से 4 बीज होते हैं, और इन्हीं 3-4 बीजों के ऊपर ये सफ़ेद दुनिया भर की संरचनाएँ पाई जाती हैं, और इन्हीं को बीजों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को ही हम कपास ओटना कहते हैं। इसको समझना है आपको, ठीक। पटसन के तने को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशों को ढीला करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। देखिए यहाँ पर रेटिंग क्या है, ये शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको समझना है आपको। रेटिंग कोई वो नहीं है कि जो है कोई खिलाड़ी है उसकी रेटिंग हो रही है, यहाँ खिलाड़ी नहीं है। ये होता क्या है, रेटिंग है क्या, जो पटसन के तने से हमें जूट प्राप्त होता है ये हम जानते हैं, लेकिन होगा कैसे, हम पटसन के तने को यानी कि पटसन की उसको काट लेते हैं तनों को, और काट के उसे कुछ दिनों तक पानी में डालते हैं ताकि वो सड़ जाए, और सड़ने से क्या होगा, जब उसे बाहर निकालेंगे तब उसे हम पीटते हैं, ठीक है, और रखकर फिर उससे पीटने के बाद क्या होता है, जूट के रेशे उससे निकल जाते हैं। यानी कि क्या होता है, कोई भी चीज़ है, आप देख लीजिए, कोई मान लीजिए कोई लकड़ी आपने कोई किसी टहनी काटी है,
किसी भी पेड़ की, उसको काट के पानी में डाल दीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे उसमें धीरे धीरे से उसके अंदर रेसे नज़र आने लगेंगे आपको, बारीक बारीक से। तो वैसे ही पटसन को भी यदि हम पानी में डाल देते हैं तने को, तो उसके भी रेसे नज़र आने लगते हैं। उन्हीं को बोलते हैं जूट के रेसे, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है रेटिंग। क्या बोला जाता है? रेटिंग। बच्चों अगले लेक्चर में मैं आपको पूरी अभ्यास करवा दूंगा इसकी। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी जो चीज़ ये है कि इसका लाभ आपको मिलेगा जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। जब बार बार देखेंगे तो आप एक बार कोई चीज़ समझ नहीं आई दोबारा देख लीजिए। तो आपको यदि कोई कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप आपके स्कूल का बना हुआ है उसमें बता दीजिए। तो आपको हर तरह से हेल्प की जाएगी, और आपके कन्फ्यूजन को, आपके डाउट को और आपके संदेह को बच्चों दूर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।